प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर की पीएम जनमन योजना की शुरुआत। कहा, विलुप्त होने के कगार पर खड़ी जनजातियों की रक्षा के साथ उन्हें सशक्त करेगी योजना। प्रधानमंत्री ने प्रमुख सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी। दिलाई विकसित भारत संकल्प की शपथ। अगले साल 26 जनवरी तक चलेगी यात्रा। लोगों में भारी उत्साह। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर दी उन्हें श्रद्धांजलि। पीएम ने भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का किया दौरा। कहा, भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान अनगिनत भारतीयों को करते हैं प्रेरित। पीएम मोदी ने झारखंड को दी 7,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त भी की जारी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थमा चुनाव प्रचार। एमपी की सभी 230 सीटों और छत्तीसगढ़ की दूसरे और अंतिम चरण की 70 सीटों पर 17 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। राजस्थान में चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। पीएम मोदी की बायतू में विशाल जनसभा। कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, आतंकी हमले के बाद कांग्रेस राज में विदेश से मदद की लगाई जाती थी गुहार। अब घर में घुसकर मारती है भाजपा सरकार। अन्य दलों ने भी तेज किया प्रचार। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा। 300 फीट नीचे खाई में गिरी बस। 36 की मौत, 19 घायल। पीएम ने जताया गहरा दुख। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा। आईसीसी विश्व कप के फाइनल में पहुंचा भारत। पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को दी 70 रन से मात। कोहली ने रचा इतिहास। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक 50 शतक लगाने का बनाया रिकॉर्ड। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर खूंटी जिले के परिवारों और बस्तियों को सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की। इससे इस क्षेत्र के लोगों को बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच और स्थायी आजीविका के अवसर मिलेंगे। आज का दिन सौभाग्य से भरा हुआ है। मैं कुछ देर पहले ही भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू से लौटा हूं। उनके परिजनों से भी बड़ी सुखद मुलाकात हुई है। ये उलीहातू है जहां पहली बार कोई प्रधानमंत्री पहुंचा है। उलीहातू झारखंड के खूंटी में बसा एक छोटा सा गांव है जहां देश के महान सपूत भगवान बिरसा मुंडा ने साल 1875 में 15 नवंबर को जन्म लिया था। ऐसी वीर भूमि पर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने धरती को नमन किया। बिरसा मुंडा एक ऐसी महान विभूति हैं जिन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत द्वारा किसानों और आदिवासियों के खिलाफ अन्याय का पुरजोर मुखालफत किया था। रांची स्थित मेमोरियल पार्क पहुंचकर प्रधानमंत्री ने संग्रहालय और पार्क का अवलोकन किया। ये संग्रहालय उसी स्थान पर बना है जहां धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रखा था। कोठरी में अब उनकी यादों को सहेजा गया है। जेल की बनी संरचना को उसके मूल रूप में ही संरक्षित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के महान सपूतों का मौजूदा सरकार ने सम्मान किया है। मुझे संतोष है कि आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव के दौरान
हमने ऐसे वीर वीरांगनाओं को याद किया, उनकी स्मृतियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। एक अनुपम पहल की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन और इसके मोबाइल एप्लीकेशन का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया। ये कार्यक्रम विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समुदाय के लिए शुरू की गई है। ये आबादी 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 समुदाय में कुल 22,544 गांवों में रहती है, जिनकी कुल संख्या लगभग 28 लाख की है। ये ऐसे लोग हैं जो आज भी दूर दराज, दुर्गम क्षेत्र में और वन क्षेत्र में रहते हैं। इनके समग्र विकास के लिए ये परियोजना कुल 24,000 करोड़ रुपए की है। परियोजना के तहत आयुष्मान भारत योजना यानी स्वास्थ्य, दूरसंचार कनेक्टिविटी, सुरक्षित पेयजल और आवास, स्थायी आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। पहले की सरकारों ने आंकड़ों को जोड़ने का काम कर लिया। जो नजदीक हैं, जो ऊपर पहुंच चुके हैं, उन्हीं से काम करवा लेना। लेकिन मुझे सिर्फ आंकड़ों को जोड़ करके नहीं बैठना है, मुझे तो जीवन को जोड़ना है, जिंदगियों को जोड़ना है। हर जिंदगी में जान भरनी है, हर जिंदगी में नया जज्बा भरना है। इसी लक्ष्य के साथ आज पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन, हम जनगण मन तो गाते हैं, आज मैं पीएम जनमन के साथ इस महाअभियान की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये प्रयास विकसित भारत के संकल्प को सशक्त करेगा। उन्होंने कहा कि देश में दशकों तक जिन्हें वंचित रखा गया, मौजूदा केंद्र सरकार ऐसे ही वंचित लोगों को वरीयता दे रही है। दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने झारखंड में शिक्षा, रेलवे, कोयला और सड़क मंत्रालय की विभिन्न विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने 8 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त भी जारी की। पीएम मोदी ने झारखंड में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 133 के महगामा हंसडीहा सेक्शन के 52 किलोमीटर लंबे हिस्से को 4 लेन का करना, NH 114A के बासुकीनाथ देवघर सेक्शन के 45 किलोमीटर लंबे हिस्से को 4 लेन करना, KDH पूर्णाडीह कोल हैंडलिंग प्लांट और IIIT रांची के नए शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन की आधारशिला रखना शामिल है। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उनमें IIM रांची का नया परिसर, IIT ISM धनबाद का नया छात्रावास, बोकारो में पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट POL डिपो, हटिया पकरा सेक्शन, तलगरिया बोकारो सेक्शन और जारंगडीह पतरातू सेक्शन को डबल करना शामिल है। इसके अलावा झारखंड में 100% रेलवे विद्युतीकरण की उपलब्धि भी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित की। अभी 50,000 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का उपहार मिला है। आज झारखंड में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विस्तार के तहत कई रेल परियोजनाओं को शुरू किया गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि झारखंड भी देश के 100% 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट वाला राज्य बन गया है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान के तहत 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त की राशि डीबीटी के जरिए जारी की। इससे 8 करोड़ किसानों को सीधे फायदा पहुंचा। योजना के तहत अब तक किसानों के खाते में 14 किश्तों में 2,62,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने प्रमुख सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की। इस यात्रा के अंतर्गत खूंटी में IEC सूचना, शिक्षा और संचार वैन को भी रवाना किया ताकि लोग जागरूक हों और स्वच्छता सुविधाओं, आवश्यक वित्तीय सेवाओं, बिजली कनेक्शन, LPG सिलेंडरों तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पेयजल और अन्य जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके।
दशकों तक हमारे देश में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और सेक्युलरिज्म न जाने रोज सुबह शाम इसके गीत तो बहुत गाए, बयानबाजी बहुत होती रही। सच्चा सेक्युलरिज्म तभी आता है जब देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव की सारी संभावनाएं खत्म हो जाए। सामाजिक न्याय का भरोसा तभी मिलता है जब सबको बराबरी से, समान भावना से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। और इसी सोच के साथ अब आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा लोगों के पास जाने, जागरूकता पैदा करने और स्वच्छता सुविधाओं, आवश्यक वित्तीय सेवाओं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पेयजल जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर केंद्रित है। जो संपन्न लोग होते थे, जिनकी सरकार में पहुंच होती थी, पहचान होती थी, वो सुविधाएं और व्यवस्थाएं आसानी से जुटाते थे और सरकार का भी मन दिमाग ऐसा था, उन्हीं को ज्यादा देते थे। लेकिन जो लोग समाज में पीछे रहे थे, जो मूल सुविधाओं से वंचित थे, उन पर ध्यान देने वाला भी कोई नहीं था। वो असुविधाओं के बीच अपना जीवन काट रहे थे। मोदी ने समाज के ऐसे वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया। यात्रा महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले जिलों से होते हुए अगले साल जनवरी तक देश के सभी जिलों को कवर करेगी। ब्यूरो इनपुट्स के साथ नीतेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश के कई राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कोटागिरी के 17 किसानों को केंद्र सरकार के कृषि फसल ऋण के चेक भी सौंपे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा केंद्र सरकार की विशेष योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक करेगी। वहीं असम में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। असम के पर्यावरण और वन मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में भी यात्रा का शुभारंभ हुआ। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। लक्षद्वीप प्रशासक के सलाहकार संदीप कुमार ने यात्रा को रवाना किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने सभी को शपथ भी दिलाई। आंध्र प्रदेश में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को रवाना किया गया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भी यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ये यात्रा आदिवासी समुदाय के विकास पर केंद्रित है। वहीं लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने लेह में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा लोगों के पास जाने, जागरूकता पैदा करने और स्वच्छता सुविधाओं, आवश्यक वित्तीय सेवाओं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पेयजल जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर केंद्रित होगी। देश भर में आज से शुरू हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। महाराष्ट्र के नंदुरबार, नासिक, नांदेड़, पालघर एवं गढ़चिरौली में जनप्रतिनिधियों द्वारा इस वाहन को हरी झंडी दिखाई गई। तो वहीं ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने आज आदिवासी बहुल क्योंझार जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भी चंबा के भरमौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। मेघालय के मुख्य सचिव डीपी वालोंग ने मेघालय विधानसभा परिसर से सांस्कृतिक जुलूस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जुलूस में लगभग 17 समूह और 2 झांकियां शामिल हैं, जो मेघालय की 3 जनजातियों और स्वतंत्रता सेनानियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती हैं। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने अंबाजी से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की। इस यात्रा के माध्यम से प्रमुख सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए आधुनिक रथ गांव-गांव घूमेंगे। 10,000 से अधिक आबादी वाले 13,848 स्थानों को कवर करेंगे।
तो वहीं बिहार में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने कैमूर जिले के भभुआ में यात्रा को विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार IEC वैन के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा सिलवासा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल ने की। जनसभाओं, दावों, वादों और आरोप प्रत्यारोप से मतदाताओं को रिझाने के लिए बस बुधवार का ही दिन था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचार का शोरगुल थम गया है। अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस समेत चुनाव में शामिल सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। कई दिग्गजों की जनसभाएं हुई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए चुनाव प्रचार बुधवार शाम थम गया। दोनों ही प्रदेशों में प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया। प्रचार का शोर थमने के बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने ताकत झोंक दी। बैतूल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो इंदौर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पन्ना में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सौसर में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और जबलपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आमला, बैरसिया और भोपाल में, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दतिया और सीधी में जनसभाओं को संबोधित किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बरही, सरेखा, लालबर्रा और जामई में पार्टी का प्रचार किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए प्रचार के आखिरी दिन भी सभी दलों के दिग्गजों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रायपुर में, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जांजगीर चांपा और कोरबा में विशाल चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इनके अलावा छत्तीसगढ़ में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी प्रचार किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बलौदा बाजार और बेमेतरा में चुनावी सभाएं, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में रोड शो किया। सभी राजनीतिक दलों ने जनता को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन अब बारी जनता की है कि उसे किसके वादों पर भरोसा है और वो किसे समर्थन देती है। सभी 5 चुनावी राज्यों मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के लिए वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बायतू में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, जहां जहां कांग्रेस आती है वहां आतंकियों, दबंगों और दंगाइयों के हौसले बढ़ जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर काम करती है। उन्होंने कहा कि जिस पावन धरा पर माताओं बहनों के मान सम्मान के लिए जान की बाजी लगा दी जाती है, ऐसे राजस्थान को कांग्रेस ने महिलाओं के प्रति अत्याचार में सबसे आगे ला दिया है। कांग्रेस ने महिलाओं पर अत्याचार के मामले में सबसे आगे ला दिया है। हमारी बहन बेटियों के लिए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। यहां मासूम बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस विधायकों के रिश्तेदारों पर आरोप लगते हैं। कांग्रेस विधायक महिलाओं के खिलाफ खुल करके बयानबाजी करते हैं। जब मुख्यमंत्री ऐसे हो जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों को फर्जी बता दे, तो अत्याचारियों के हौसले बुलंद ही हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान की संस्कृति की रक्षा के लिए भी प्रदेश में भाजपा जरूरी है। उन्होंने लाल डायरी का भी जिक्र किया और कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं जीतना चाहिए। लाल डायरी खुलने लगी है। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या ये लाल डायरी पढ़ने के बाद
एक भी कांग्रेसी जीतना चाहिए क्या? मैं तो कहूंगा राजस्थान के लोग, इस चुनाव में कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आए तो उसको 2 सवाल जरूर पूछे। एक, लाल डायरी का माजरा क्या है बताओ, ये लाल डायरी है क्या, ये लाल डायरी किसकी है? ये पहले तो तुम लाल डायरी का मना करते थे, अब तो सब निकलने लगा है, पूछोगे? राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी ने फिर नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मंगलवार को लाल डायरी के 4 पन्ने वायरल हुए, जिससे चुनाव से पहले राजस्थान की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चुनावी राज्य राजस्थान और तेलंगाना में भी प्रचार जोरों पर है। इस बीच राजस्थान चुनाव से पहले कथित लाल डायरी के इन 4 पन्नों को सार्वजनिक कर उदयपुर वाटी से शिवसेना उम्मीदवार और गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने सियासत में भूचाल ला दिया। इन पन्नों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के हवाले से लिखा है कि उनके पिता अशोक गहलोत हर बार वापस सरकार नहीं बना पाते और इस बार भी उनकी सरकार बुरी तरह हारेगी और उसका कारण भी वे स्वयं हैं। इस बीच बीजेपी ने लाल डायरी के पन्ने सार्वजनिक होने पर अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, लाल डायरी का मतलब अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा। लाल डायरी का मतलब सत्ता के लिए खरीद फरोख्त की गई। लाल डायरी का मतलब सत्ता ने सिंडिकेट की तरह काम किया। लाल डायरी का मतलब क्रिकेट के चुनाव तक को नहीं बख्शा गया। लाल डायरी का मतलब दलालों ने बनाई और चलाई व्यवस्था। लाल डायरी का मतलब सीएम हुआ तानाशाह और सौदागर बने नौकरशाह। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे साजिश बता रहे हैं। वैभव गहलोत कह रहा है कि ये सरकार रिपीट नहीं हो सकती। मैं लिख के दे सकता हूं कि मेरे पापा कभी भी सरकार रिपीट नहीं कर सकते। और किस तरीके से, अनैतिक तरीके से पीआर मीणा को फायदा पहुंचाया गया, सचिन पायलट खेमे से तोड़ के और अपने खेमे में जोड़ने के लिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बाकी तो पता नहीं क्या क्या लाल डायरी और काली डायरी कौन सी है। हमारा मंत्री था, उसको उससे बात करके ये सब षड्यंत्र बीजेपी के नेताओं ने किया, उसके साथ मिलकर के, एक मंत्री के साथ में। तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार चरम पर है। तमाम राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। राज्य में बुधवार को नाम वापस लेने का अंतिम दिन था। तेलंगाना की 119 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 30 नवंबर को मतदान होगा। इस बीच हैदराबाद में तेलंगाना भाजपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने केसीआर पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2023 में आपकी सरकार जाने वाली है, 2024 में कौन आएगा ये भारत की जनता तय करेगी। केसीआर जी 2024 का पहले, बाद में 2023 में आपका सरकार जाने वाले हैं। पहला तो आपका बेटे का आप खुद हारने वाले हैं, आपका पार्टी हारने वाला है, बुरा तरह आपका परिवार हारने वाला है, आपका परिवार का पार्टी हारने वाला है, आपका भ्रष्टाचार पार्टी हारने वाला है, आपका निजाम का पार्टी हारने वाला है। पहला आप 2024 का ख्वाब मत देखो। राजनीतिक दलों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और दावे कुछ भी हों, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम फैसला तो जनता के हाथ ही होता है। जनता किस पर भरोसा करती है या तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। डोडा के अस्सर में एक बस अनियंत्रित होकर करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना जोरदार हुआ है कि इसमें कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए। 6 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को किश्तवाड़ और डोडा के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये हादसा बटोटे किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तुरुंगल अस्सार के पास हुआ है। भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर आईसीसी विश्व कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया तीसरी बार विश्व खिताब जीतने से अब केवल एक कदम दूर है।
पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 398 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 48 ओवर 5 गेंदों में 327 रन पर ऑल आउट हो गई। मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। बल्लेबाजी में कोहली और श्रेयस अय्यर ने शतक लगाया। जीत के रथ पर सवार टीम इंडिया ने मुंबई के वानखेड़े में सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस जीता और पिच और कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए बल्लेबाजी का फैसला लिया। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने तेज शुरुआत दी। रोहित और शुभमन ने छठे ओवर में टीम के स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया। रोहित शर्मा ने आक्रामक पारी खेली और 29 गेंदों पर 4 चौके और 4 छक्के की मदद से 47 रन बनाए। खतरनाक होती जा रही इस पार्टनरशिप को तोड़ा टिम साउदी ने, जिन्होंने 47 पर रोहित को विलियमसन के हाथों कैच करवाया। रोहित के आउट होने के बाद शुभमन गिल ने तेजी से रन बनाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। गिल 79 पर रिटायर्ड हर्ट हुए, लेकिन कोहली जमे रहे और श्रेयस अय्यर के साथ उन्होंने 163 रन की साझेदारी की। कोहली ने इतिहास रचते हुए अपना शतक पूरा किया। इसी के साथ कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50 शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। वो 117 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर ने भी शतक पूरा किया। श्रेयस ने 105 रन बनाए। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट पर 397 रन का स्कोर किया। कीवी टीम के सामने 398 रन का लक्ष्य था और टीम ने तेज शुरुआत भी की, लेकिन मोहम्मद शमी ने 13 के स्कोर पर डेवन कॉनवे को चलता किया। इसके थोड़ी ही देर बाद रचिन रवींद्र भी 13 के ही स्कोर पर मोहम्मद शमी का दूसरा शिकार बने। हालांकि इसके बाद केन विलियमसन और डैरिल मिशेल के बीच तीसरे विकेट के लिए 181 रन की मजबूत साझेदारी आई। मिशेल ने इस बीच 85 गेंदों पर शतक भी लगाया, लेकिन यहीं से गेम एक बार फिर पलट गया। मोहम्मद शमी ने पहले 69 पर केन विलियमसन को और उसके बाद टॉम लैथम को 0 पर चलता कर कीवी टीम को एक बार फिर से दबाव में ला दिया। हालांकि इसके बाद एक बार फिर कीवी टीम ने वापसी की और डैरिल मिशेल और ग्लेन फिलिप्स के बीच 5वें विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी सामने आई, जिसे तोड़ने का काम किया जसप्रीत बुमराह ने। बुमराह ने ग्लेन फिलिप्स को 41 के स्कोर पर आउट किया। डैरिल मिचेल की शानदार पारी 134 रन पर समाप्त हुई, जिन्हें मोहम्मद शमी ने आउट किया। इस विकेट के बाद न्यूजीलैंड की टीम दोबारा वापसी नहीं कर पाई। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 327 रन पर सिमट गई और भारत ने मुकाबले को 70 रन से अपने नाम कर लिया। अभिषेक महाजन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम की सेमीफाइनल में शानदार जीत पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर संदेश में कहा, टीम इंडिया को बधाई, भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और शानदार अंदाज में फाइनल में प्रवेश किया। शानदार बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी ने हमारी टीम की जीत को पक्का कर दिया। फाइनल के लिए शुभकामनाएं। इस मौजूदा विश्व कप में अगर कोई एक खिलाड़ी लगातार अपने प्रदर्शन से अपने नाम को नया आयाम दे रहा है तो ये नाम किसी और का नहीं बल्कि विराट कोहली का है, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में शतकों का अर्धशतक लगाने में कामयाबी हासिल की। यही नहीं, इस विश्व कप में 10 मैचों में अभी तक कोहली के नाम 711 रन हैं। ऐसे में विराट किसी एक विश्व कप में 700 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। विराट की बात ही खास है। विराट का अंदाज बिंदास है। रन मशीन कहें या चेज मशीन, हर किरदार में कोहली का करिश्मा दिखाई देता है। और आखिरकार मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इस धाकड़ बल्लेबाज ने वह कारनामा कर दिखाया जिसका इंतजार हर किसी को था। कोहली ने 106 गेंदों पर शतक लगाया, जिसके साथ ही उन्होंने वनडे क्रिकेट शतकों का अर्धशतक लगाने में कामयाबी हासिल की। कोहली ने 279 पारियों में ये कारनामा किया और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतकों के रिकॉर्ड से खुद को आगे निकाल लिया। कोहली ने मैच के 42वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर 2 रन लेकर ये कारनामा किया। कोहली का इस विश्व कप में ये तीसरा शतक है। इससे पहले इस बल्लेबाज ने बांग्लादेश के खिलाफ 103 रन की पारी खेली थी, जबकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 101 रन बनाए थे। वहीं इस साल कोहली जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं। 2023 में विराट कोहली का ये छठा शतक रहा। हालांकि इस विश्व कप में एक बात और खास रही कि किसी एक विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भी कोहली ने मास्टर ब्लास्टर के 673 रन के रिकॉर्ड से भी खुद को आगे निकाला। किसी एक वनडे विश्व कप में 700 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अब कोहली के नाम हो गया है। विराट 117 रन पर जरूर आउट हो गए, लेकिन कामयाबी की एक बड़ी तस्वीर को अपने सामने रख गए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।
दुनिया की बिसात